बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 444 मुलाहिदा फरमाएं। आधे घंटे की इस मिली जुली गुफ्तगू में हम दोनों ने इस हद तक एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लिया। इस सनसनीखेज ड्रामे में हमारा एक साथ जितना किरदार था, हिराल्ड थॉमस से ये किरदार अच्छी खासी मेहनत से अज़बर करा रखा था और मुझे यकीन हो गया कि इस मिशन में सूफिया बड़े भरपूर अंदाज में मेरा साथ देने की पोजीशन में है। ऐसा ये कि मेगाटॉप 747 ने मुकर्रर वक्त पर टेक ऑफ किया। सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस का मज़कूरा तैयारा जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन था और मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा आराम पहुंचाने में अपनी मिसाल आप मुख्तलिफ फल्की नशेबो फराज तय करने के बाद परवाज हमवार हुई और तैयारे ने जनूब मशरक का रुख करते हुए लंदन से कायरा का इस सफर का आगाज किया तो मैंने इत्मीनान भरी सांस खारिज की। मेरे मिशन का दूसरा मरहला भी बखैर खूबी गुजर गया था। मेगाटॉप के पेट के अंदर मैं और सूफिया पहलू बापहलू दो सीटों पर बैठे हुए थे। हम दोनों गहरे दोस्त थे। सूफिया मेरी यानी यूसुफुल ज़ायरी के साथ इसलिए लंदन से कायरा जा रही थी कि वो मिस्र और इसराइल और उर्दन की सैर करना चाहती थी और मैंने उसके लिए कांटेकी टूर एंड ट्रैवल कंपनी के ताउन से इस सफरी दौरे का बंदोबस्त करना था। हम दोनों ने अपने अपने रोल को ज़हन नशीन कर लिया और तन्हाई के अलावा सूफिया ने हर वक्त मुझे यूसुफुल ज़ायरी या यूसुफ कहकर मुखातिब करना था। इस तरह मैं उसे सूफिया या सूफी के नाम से पुकारता। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, यूसुफ, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती हूँ, अगर कोई खास बात हुई तो तुम मुझे जगा देना। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, इसका मतलब है तुम सोकर आराम करना चाहती हो? मैं आंखें बंद करके दरअसल थोड़ा इजी होना चाहती हूँ, वो वजाहत करते हुए बोली। इसी दौरान में आंख लग जाए क्या कहा जा सकता है। उसने आरामदेह नशिस्त को इजी बनाया और उसकी पुश्त के सारे नीम दराज होकर आंखें बंद कर ली। मैंने इत्मीनान से मामूर सांस ली। उसका नेक इरादा मेरे लिए खासा मुफीद साबित होने वाला था। मैं खुद भी आंखें मूंद कर मखसूस सरगर्मियों में मसरूफ होना चाहता था। इसी दौरान में अगर सूफिया जाग रही होती तो उसकी जानिब से किसी भी वक्त मुदाखलत का खदशा बहरहाल मौजूद रहता। बेलासा से लंदन तक मलाइशिया एयरलाइंस के जिस तैयारे से सफर करके पहुंचा था उसने खासा लंबा और पेचीदा रूट इख्तियार करके मुझे मंजिल तक पहुंचाया था। रास्ते में रूस के ऊपर से गुजरते हुए उसने 3 कम्युनिस्ट ममालिक में मुख्तसर क़याम भी किया था, जिसके बायस वो सफर खासा तवील हो गया था। लेकिन सिंगापुर एयरलाइंस की मौजूदा परवाज बराए रास्त थी और इस तैयारे ने जुनूब मशरकी सम सफर करते हुए यूरोप के ऊपर से गुजर कर लंदन से कायरा पहुंचना था। मेरे पास अच्छा खासा वक्त था। इसी दौरान में मैं अपनी खुफिया सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले सकता था। मैंने ज़ाहिरी आंखें बंद करते हुए सीट की पुश्तगाह से टेक लगाई और धीरे धीरे सांस खींचने छोड़ने लगा। ये एक तरह की स्मूथ ब्रेथिंग थी। मैं बाइसगी इनहेल और एक्सहेल करने लगा। इस अमल ने तन बदन को फर्ज से भर दिया। चिंगफू से दूसरी मुलाकात के बाद से अब तक मैं उठते बैठते सांस की मशक करता चला रहा था। मेरी बुनियाद योगा के हवाले से चूंकि खासी मजबूत थी, लिहाजा इस मैदान में चीफ लामा की हिदायत पर अमल करने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था और मुसलसल कोशिश ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि मैं अपने जिस्म से बाहर कमोबेश 10 मिनट तक सांस रोकने के काबिल हो गया। ये गैरत अंगेज और मुसरत अमेज कामयाबी थी। इस दिल खुशकुन एहसास के साथ ही मैंने तीसरी आंख को जहमत दी और तसव्वुर में अपनी दोस्त लियान के खदोखाल को उजागर करना शुरू कर दिया। लियान के माहौल तक रसाई हासिल करने के लिए सांस रोकने की चंदा जरूरत न थी। लियान लासा के कांगड़ा एयरपोर्ट पर मुझे अलविदा कहने आई थी। मैं उसे चंद रोज के लिए बिछड़ रहा था, लेकिन उसकी हालत को देखकर अंदाजा होता था जैसे ये जुदाई खुदा न खासा अब्दी जुदाई हो। इन लम्हात में लियाल का दिल मलूल, आंखें नम और जज्बात की नदी बाढ़ पर आई हुई थी। उसने बड़े वारिहाना अंदाज और दिल रुबा अंदाज में मुझे रुखसत किया था। उसकी वो रुखसती वारफतगी मेरी यादाश्त में नक्श होकर रह गई। मैं लियान के जज्बात और ख्वाहिशात की तह तक पहुंच चुका था। मैं जानता था वो मुझसे किस बात की मुतकादी है। मैं उसके अरमानों को बाखूबी समझता था, लेकिन अपनी जगह मैं भी मजबूर था। मेरी मंजिल कोई और थी और मैं लियान की मंजिल नहीं बन सकता था। हाँ, अलबत्ता उसका ख्याल रखना मुझ पर फर्ज था और मैंने अब तक बड़े भरपूर अंदाज में उसका ख्याल रखा था। आइंदा भी मेरा इरादा यही था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। मुझसे जो बन पड़ा उसके लिए जरूर करूंगा। मैंने लासा से रवाना होने के बाद तैयारे के अंदर रहते हुए थर्ड आई के तवस से उसकी खबर गिरी की थी और वो मुझे किसी तंग कमरे में एक बिस्तर पर सोई हुई नजर आई। इस मर्तबा जो मैंने उसके माहौल में एंट्री दी तो वो मुझे गहरी नींद में मिली। उसके बराबर बिछे हुए दूसरे बिस्तर पर वो तिब्बती औरत मौजूद थी जिसे मैंने पहले भी उसके कमरे में देखा था। मुझे ये समझने में कोई दिक्कत महसूस ना हुई कि वो तिब्बती औरत दर हकीकत ली यान की निगरान थी, जैसे चंद रोज पहले तक चीन सियान बेरा और ली यान का निगरान था। तिब्बत के मुकामी वक्त के मुताबिक इन लम्हात में रात के कमोबेश 10 बज रहे थे। युखांग टेम्पल में शामो शहर का आगाज कदरे जल्दी हो जाता था, इसलिए यही कहा जा सकता था कि लियान इस वक्त गहरी नींद में होगी। यहाँ शामो शहर के आगाज से मुराद उन औकात से मुतल्लक मामूलात से है
मैंने एक भरपूर नजर लियान पर डाली और उसके माहौल से निकल आया। उसके बाद मैंने यके बाद दीगरे चिंगसियान और चिंगफू के माहौल में झांकने की सही की। चिंगफू के सिलसिले में इस मरतबा भी मुझे हस्बे मामूल नाकामी हुई। अलबत्ता चिंगसियान किसी मुराकबे की सी कैफियत में पाया गया। वो टेम्पल की खामोशी और तन्हाई में कोई नहायत ही खास उल खास मशक में मसरूफ था। मैंने गहरी सांस खारिज की और उसके माहौल से बाहर आ गया। मैंने बदसूर आंखें बंद रखते हुए गहरी गहरी सांसें ली और अपनी रगे जां के बारे में सोचने लगा। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को रब्बी मोशी खाइमन ने अपने खून आशाम पंजे में जकड़ रखा था। वो अब तक मेरी दस्तरस से दूर रही थी, लेकिन मैं महसूस कर रहा था वो दिन दूर नहीं जब मैं रब्बी का वो जालिम और सफाक पंजा तोड़कर अपनी साहिल को उसकी मनूस गिरफ्त में से आजाद करा लूंगा। रब्बी ने मेरी साहिल को तल अबीब के किसी घर में मुकीद कर रखा था और मुझे उसी कैद खाने तक रसाई हासिल करना थी, और उस रसाई के लिए मैं सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार बैठा था। चीफ लामा बड़े वादे अल्फाज में मुझे बतला चुका था कि यह आखिरी मौका है। मैं इस आखिरी मौके को अपनी जान की कीमत पर भी गंवाना नहीं चाहता था। इस मौके को जाया करना जिंदगी भर के लिए साहिल से हाथ धोने के मुतरादिफ था, और मैं इस अजीम जियां का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। रब्बी मोशी हाइमे के बारे में सोचते हुए मेरा हल्क सूखने लगा। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने कांटों भरी झाड़ी को मेरे हलक में जबरदस्ती ठोंस दिया हो। वो शख्स मेरे लिए इतना ही काबिल नफरीन था। उस सफाक शख्स ने मेरी रूह पर इतने चरके लगाए थे कि मैं शुमार भी भूल बैठा था। रब्बी ने मुझ पर अनगिनत एहसान कर रखे थे। मैं उसका लाखों करोड़ों का मकरूज था। ये गर्ज सिक्का राइजल वक्त की शक्ल में नहीं बल्कि मेरे एहसास पर बरसाए जाने वाले जुल्म और सितम के कोड़ों की सूरत में था, और मुझे इस कर्ज की एक एक पाई सूद दर सूद वसूल करना थी। रब्बी मोशी हाइमन की तलख याद ने मेरे जख्म खरे कर दिए और उसकी एक एक दरिंदगी मुझे सताने लगी। मैंने उस शख्स के हाथों जितना नुकसान उठाया उसका तसव्वुर भी मुझे बेचैन करके रख देता। ये बेचैनी उस वक्त खत्म हो सकती थी जब इस मोदी की गर्दन मेरे हाथ में होती और मैं उसकी गर्दन पर हाथों का शिकंजा कसकर उससे एक एक ज्यादती का हिसाब लेता। वो हिसाब जो तवालत के एतबार से मेरे साबिक तमाम दुश्मनों का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। रब्बी के बारे में नफरत अंगेज अंदाज में सोचते हुए मेरे जी में आई कि जरा उसके माहौल में भी पहुंचूं। वो एक शातिर आमल था। पता नहीं उसने अपने ऊपर मेरे बीच में ऐसी कौन सी रुकावट खड़ी कर रखी थी कि मैं कोशिश के बावजूद भी उसके माहौल तक रसाई हासिल करने में नाकाम रहता था। इस मुसलसल नाकामी से तंग आकर पिछले कुछ अरसे से मैंने उधर देखना भी तर्क कर दिया था। लेकिन अब चीफ लामा चिंगफू ने मुझे एक ऐसी टेक्निक बता दी थी जो साहिल के सिलसिले में बड़ी हद तक सूदमंद साबित हो रही थी। मैं इस टेक्निक को अगर रब्बी पर आजमाता तो खासी हौसला अफजा नताइज बरामद हो सकते थे। इस सोच के साथ ही मैंने मोशी हाइमन के नक्शो निगार को अपने तस्वुर में उभारा। उसका उल्का मेरी तीसरी आंख के सामने रोशन हो गया। मैंने उसके तस्वुराती चेहरे पर निगाह गाड़ कर रब्बी के माहौल में उतरने की कोशिश की, लेकिन मेरी ये कोशिश रायगां गई। मैंने सांस को जिस्म के बाहर रोका और रब्बी के माहौल पर दस्तक देने का सिलसिला जारी रखा। फिर यह सिलसिला दराज होता चला गया। एक ऐसा वक्त आया कि मुझे अपने सीने में घुटन का एहसास होने लगा। मुझे यूं महसूस हुआ अगर मैं मजीद चंद सेकंड तक सांस नहीं लूंगा तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरे फेफड़ों को ताज़ा ऑक्सीजन की जरूरत थी और ये जरूरत लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी। मेरी इस तकलीफदेह कैफियत को वो लोग बासानी समझ और महसूस कर सकते हैं जो सांस के मरीज हैं। वो जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के बायस किस तौर दम उखड़ता है। जब ये तकलीफ मेरी बर्दाश्त से मुतजावज होने लगी तो बैरे शिकस्त खोर्दगी अंदाज में सांस लेते हुए आंखें खोल दी। जान में जान आई तो मैंने गर्दन घुमाकर सूफिया की तरफ देखा। वो आंखें बंद किए बदस्तूर इजी पोजीशन में नीम तराज थी। मैंने दोबारा आंखें बंद की और फेफड़े भरकर खूब गहरी गहरी सांसें लेने लगा। चिंगफू की बताई हुई तरकीब जब नतीजा के साबित ना हुई तो यही समझ में आया कि रब्बी ने अपने माहौल के दरवाजे पर एक खुसूसी ताला लगा रखा है। वो मजबूत लाग मेरी कोशिश से फिलहाल टूटने वाला नहीं है। आइंदा के बारे में कबल अज वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। वैसे इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश ना थी कि रब्बी मोशी हाइमन दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक मोहतरम शख्सियत होने के साथ ही रूहानी अमलियात का भी बहुत बड़ा माहिर था। इस शोबे में उससे कुछ भी बाइद नहीं था। मेरे सीने की दुनिया में जब एक ठहराव पैदा हुआ तो मैंने अपनी जाने तमन्ना की जानिब तखयलाती परवाज का कसद किया। गुज़िश्ता कोशिश में मैं उसके माहौल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया था और अब तो मैं पहले से कहीं ज्यादा तैयार था। साहिल के नकूश खालो खत या उरिया को अपनी थर्ड आई के सामने उभारने के लिए मुझे बाकायदा कोशिश नहीं करना पड़ी। उसके एक एक नक्श मेरी यादाश्त में खुंदा था। इधर उसका नाम जहन में चमकता, उधर उसका सरापा रोशन हो जाता। मैंने एहतियात के तकादे निभाते हुए पहले ही सांस रोक ली और उसका चेहरा तस्वुर की निगाह में उजागर करते हुए मैंने उसके माहौल में छलांग लगा दी। मलेशिया एयरलाइंस के तैयारे में से भी मैंने ऐसी एक कोशिश की थी जो बड़ी हद तक कामयाब रही थी। इस मरतबा कामयाबी फौरन ही मेरे हाथ आ गई। मेरी बातनी आंख ने मुझे उसी बेडरूम में पहुंचा दिया जहां मैंने पिछली बार उसे देखा था। इस वक्त भी वो उसी बेडरूम में थी। ताहम एक तब्दीली देखने में ये आई कि
कि वो बेड की बजाय ड्रेसिंग के सामने बैठी हुई थी। पहले अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने जब भी उसके माहौल में झांका वो मुझे बेड पर लेटी हुई नजर आई, कभी हालत नींद में और कभी चित लेटे जागते हुए दिखाई दी। इस खुशगवार तब्दीली ने मुझे एक नई फर्ज से रोशनास कराया। साहिल शफाक बेड़िए मोशी खाइमन के कब्जे में थी और मेरी वहां तक रसाई नहीं थी, इसलिए जब मैंने उसे ड्रेसिंग के सामने बैठे देखा तो मुझे एक अनजानी सी मुसर्रत का एहसास हुआ। मैं यकटक उसे देखता चला गया। वो इस वक्त ड्रेसिंग के आगे बैठी अपनी जुल्फों को संवार रही थी। उसके हाथों और दीगर आधा को हरकत करते देखकर मुझे जो खुशी हासिल हुई मैं उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इन लम्हात में साहिल तरो ताज़ा और सेहतमंद नजर आ रही थी। बेड ड्रेसिंग के आईने में उसका जायजा ले रहा था और ख्वाह मुखा उस आईने से मुझे खसस सा महसूस हो रहा था। वैसे तो आईना ही अच्छा था जिसने पूरी तरह साहिल को अपनी आगोश में समेट रखा था। साहिल इस वक्त पूरी तैयार नजर आती थी, यूं महसूस होता था वो कहीं जाने वाली हो। उसके बेडरूम से निकलने का तस्वुर बड़ा अजीब सा लगता था। रब्बी ने उसे हर सहूलत हर आसाइश कमरे में मुहैया कर रखी थी। मैं उसे कमरे से बाहर कहीं भेजने का रिस्क नहीं ले सकता था। साहिल एक वीवीआईपी कैदी की हैसियत रखती थी। मेरे दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश जागी कि हाथ बढ़ाकर उसे छू लूं। अगर तस्वुर की बाकायदा उंगलियां होती तो मैं पहली फुर्सत में ये कोशिश कर चुका होता। इन लम्हात में वो मुझे बहुत प्यारी लगी। लामहल्ला दिल उसकी तरफ खींचा जा रहा था। यूं महसूस होता था वो कोई ताकतवर मकनातीस हो और मैं लोहे का एक जर्रा। हमारे दरमियान पैदा होने वाली कशिश का अंदाजा बाखूबी लगाया जा सकता है। बेइख्तियार मेरी जबान से फिसल गया साहिल। मैंने अपनी जाने जिगर को पुकारने की कोशिश की, ताम इस कोशिश में मेरा अंदाज सरगोशियाना था, जैसे उसके कान मेरे ऊँटों के करीब ही हों। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था मेरी ये सरगोशी उसकी समा तक रसाई हासिल नहीं कर सकती। मैं आवाज की तरसील का हुनर नहीं जानता था और ना ही जानने की कोशिश कर सकता था। इसकी सख्ती से ममानियत कर दी गई थी। पहले सांगफू ने सीटल में इस सिलसिले में मुझे खुसूसी हिदायत दी थी और अब जोखांग टेम्पल में चिंगफू ने भी कुछ इसी किस्म की ताकीद की थी। मुझे पैनल ग्लैंड के तबस से थर्ड आई ही को इस्तेमाल में लाना था, जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ देखने से था। मुझे अपनी इन मोहतरम खैर ख्वाहों की ख्वाहिश का एहतराम करना था और भूल कर भी पिचवेटरी ग्लैंड की मशक नहीं करना थी। पता नहीं इस ममानियत में इन अकबरियों की कौन सी हिकमत पोशीदा थी। बहरहाल मुझे अपने वादे का पास करना था। मेरे नजदीक वादे की बड़ी अहमियत है। अगर मैं सर के अकबी हिस्से में वाकई पिचवेटरी ग्लैंड पर तवज्जो मरकूज करके कोई खास मशक करता तो कामयाबी की सूरत में वो ग्लैंड मुतहर्रक हो जाता, और अगर मैं उसके तहर्रुक में कोई कंट्रोल भी हासिल कर लेता तो ये कहा जा सकता था कि मैंने बातनी कान को जगा दिया है। जिस तरह मैं थर्ड आई के तवस से किसी भी चनीदा माहौल तक रसाई हासिल कर लेता, बिल्कुल उसी तरह ये थर्ड एयर बातनी कान मुझे चनीदा माहौल में पैदा होने वाली आवाजें भी सुना सकता था। और अगर मैं उसे एक हाथ आगे बढ़कर पैनल और पिचवेटरी ग्लैंड को हम आहंग कर लेता तो ये भी मुमकिन हो जाता कि मैं अपनी आवाज को उस खास माहौल में पहुंचा सकूं। चिंगफू और अनजानी सांगफू मेरे लिए एहसासा की हैसियत रखते थे और किसी उस्ताद के कहे हर्फ को आखिर मानने ही में कामयाबी हासिल है। जब तक इंसान अपने अंदर फर्मा बरदारी और इताअत गुजारी को पैदा ना करे वो किसी से कुछ भी नहीं सीख सकता। एक छोटा सा गुर है, जो शागिर्द इस गुर को अपने दामन में समेट ले गोहरे मकसूद उसके हाथ आ जाता है। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे साहिल को आईने में देखते 10 मिनट से ज्यादा हो गए हों। मैंने जिस्म से बाहर सांस रोककर साहिल के माहौल तक रसाई हासिल की ही थी और मेरे सांस रुकने की हद खत्म हो गई। असूली तौर पर मुझे इस वक्त दम घुटने का एहसास होना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल था और यही बात मेरे लिए हैरत का बायस थी। क्या मेरे सांस रोकने का दौरानिया खुद ब खुद बढ़ गया था? इस सवाल ने मुझे अपना जायजा लेने पर मजबूर कर दिया। मैं साहिल के माहौल में रहते हुए खुद पर गौर किया तो एक और हैरत से सामना हुआ। मैं बिल्कुल हमवार नॉर्मल अंदाज में सांस ले रहा था। पता नहीं कब रुकी हुई सांस का तसलसल टूट गया। मैं साहिल को देखने में इस कदर बहम था कि मुझे उस तब्दीली का एहसास तक न हुआ और ना इससे पहले जब मैंने जिस्म से बाहर सांस रोककर इस तसव्वुराती राब्ता कायम किया तो सांस रोकने की मुद्दत खत्म होते ही मेरा दम घुटने लगा था। मुझे यूं लगा जैसे जहाज लैंडिंग कर रहा हो। इसी गड़बड़ से घबराकर मैंने बड़बड़ाहट में आंखें खोल दी थी, लेकिन इस मर्तबा एक मुख्तलिफ और खुशगवार तजुर्बे से मैं गुजर रहा था। इससे यह भी साबित हुआ कि सांस रोककर तसव्वुराती राब्ता कायम करने की मशक में मैं पुख्ता हो गया था और ये एक तसल्ली बख्श खुश आइंदा बात थी। मैं कामयाबी के इंतहाई करीब आन खड़ा हुआ था। साहिल ने अचानक पलट कर देखा तो मैं चौंक उठा। इस बेडरूम में साहिल के सिवा और कोई नहीं था। फिर उसने किसको देखने की कोशिश की, यही जानने के तजस्सुस में मैंने भी उस सम निगाह दौड़ाई जिधर साहिल ने देखा था। वहां मुझे कोई भी नजर ना आया। इस मुअम्मे ने मुझे उलझा कर रख दिया। मैंने अपनी तवज्जो वापस साहिल पर मबजूल की तो इसी दौरान मैं उठकर खड़ी हो चुकी थी। मैं बागौर उसके चेहरे के तासरात का जायजा लेने लगा। वो सवालिया नजर से बेडरूम के दरवाजे को देख रही थी। फिर जब उसने मज़कूरा दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए तो मुझे ये समझने में कोई दिक्कत महसूस ना हुई
कि साहिल के चौंकने का सबब वो दस्तक थी जो उसने बेडरूम के दरवाजे पर उभरते सुनी थी। मैं चूंकि उसके माहौल में पैदा होने वाली किसी आवाज को सुनने की सलाहियत नहीं रखता था, इसलिए साहिल के चौंकने और दरवाजे की जानिब बढ़ने ने मुझे उलझा कर रख दिया। वो दरवाजे के करीब पहुंची तो मैं भी धड़कते हुए दिल के साथ तसव्वुर की उंगली पकड़कर वहां तक चला गया। फिर अगली लम्हे उसने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी। साहिल ने दरवाजे के हैंडल को मखसूस अंदाज में घुमाया तो दरवाजा खुल गया। खुले हुए दरवाजे में मुझे एक दराज कामत शख्स खड़ा दिखाई दिया। मज़कूरा शख्स के सर पर घने बाल थे। यूं महसूस होता था उसने कोई जेल या तेल लगाकर अपने बालों को खूब अच्छी तरह जमा रखा हो। उसका सर कदरे झुका हुआ था, ज्यादा मैं उसके चेहरे को मुकम्मल तौर पर ना देख सका। उस शख्स ने यकीनन साहिल से कुछ कहा था। मैं उसके अल्फाज तो ना सुन सका, ताहम ये अंदाजा जरूर हो गया कि वो साहिल तक कोई पैगाम पहुंचाने आया था। साहिल ने उसकी बात के जवाब में सर को इस बाती जुम्बश दी और दरवाजा बंद करते हुए अपने बेड की तरफ चली गई। मैं साहिल को छोड़कर बेडरूम के बाहर घने बालों वाले उस शख्स के पास पहुंच गया। साहिल के बेडरूम तक रसाई हासिल करना अब मेरे लिए मुश्किल नहीं था। बेडरूम के बाहर का माहौल मेरे लिए ज्यादा अहमियत का हामिल था। साहिल को उस बेडरूम से निकालने के लिए ये जानना जरूरी था कि उसे किस घर में रखा गया है और वो घर इसराइल के किस इलाके यानी तल अबीब के किस इलाके में वाक़ है। मैंने बेडरूम के खुले हुए दरवाजे में उस शख्स की सिर्फ एक झलक देखी थी। वो किसी कॉरिडोर टाइप जगह पर खड़ा था। मैं यकीन से नहीं कह सकता था वो कोई बरामदा है या महज कॉरिडोर। जब मैं मज़कूरा शख्स के माहौल में पहुंचा तो सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो गई। उस शख्स और उसके पस मंदिर की ताज़ा झलक मेरे ज़हन में महफूज थी, इसलिए तसव्वुर की निगाह को ज्यादा तरद्दुद ना हुआ और मैं एक ही तखय्युलाती जज्ब में वहां पहुंच गया। वो शख्स सर झुकाए बाद बामुलाहिज़ा होशियार खड़ा था। मैंने उसके माहौल में कदम रखते ही ये जान लिया कि वो एक मुख्तसर से बरामदे में खड़ा था। इस बरामदे से आगे मुझे खुला आसमान दिखाई दे रहा था और लोकेशन के पेश नज़र मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी पेश ना आई कि साहिल को जिस बेडरूम में रखा गया था वो इस इमारत की बालाई मंजिल पर वाक़ था। उस शख्स के अंदाज से साफ झलकता था वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर साहिल का इंतजार कर रहा है। इस सूरत-ए-हाल ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। इसका एक ही मतलब था, साहिल उस शख्स के साथ कहीं जाने वाली है, यानी वो शख्स साहिल को लेने के लिए आया है। साहिल का रवैया बाज़ाहिर कर रहा था कि उस शख्स की आमद ने उसे हैरान या परेशान नहीं किया, जिससे वादे होता था वो अपनी मर्जी से उसके साथ जा रही थी। कहाँ? यह सवाल बड़ा ही तजस्सुस अमेज और सनसनीखेज था। मैं उस शख्स को उसके हाल पर खड़ा छोड़कर बेडरूम के अंदर पहुंच गया। इसी दौरान में साहिल ने एक कीमती सैंडल पहन ली। उससे पहले ड्रेसिंग के सामने बैठे हुए मैंने उसे स्लीपर में देखा था। अब उसकी तैयारी समझ में आ रही थी। उसने उम्दा तराश का लिबास जेब तन करके मुख्तसर सा बनाओ सिंगार भी किया। बालों में बुर्श करके उन्हें संवारा था, जैसा आमतौर पर खवातीन घर से बाहर निकलते वक्त करती हैं। अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी ना रही कि वो एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत बेडरूम से निकल रही थी। उसने कंधे पर एक खूबसूरत छोटा सा पर्स भी लटका रखा था। वो सुस्त कदमों से चलते हुए बेडरूम के दरवाजे की समत बढ़ी तो मैं एक मरतबा फिर बाहर खड़े शख्स के पास पहुंच गया। मेरे लिए कलाबाजियां इंतहाई सनसनीखेज साबित हो रही थी। साहिल तैयार होकर एक फर्मा बरदार शख्स के साथ कहीं जाने वाली थी। यह सूरत-ए-हाल मेरे अंदर इज़्तिरार को जगा रही थी। मैं इस वक्त इंतहाई गैर यकीनी किनारे पर खड़ा था। आगे क्या पेश आने वाला है इसके बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। दरवाजे के बाहर खड़ा शख्स मेरी साहिल को लेकर कहाँ जाएगा? वो शख्स साहिल के लिए दोस्त साबित होगा या दुश्मन? इस बारे में कबल अज़ वक्त कोई अंदाजा कायम करना मुमकिन नहीं था। इन लम्हात में मेरा ज़हन बर्क रफ्तारी से सोच रहा था। मैं ये बात बखूबी जानता था, मेरी साहिल रब्बी मोशी खाइमन के कब्जे में है और कब्जा चाहे कितना भी आरामदेह और खुशनुमा क्यों ना हो, वो आज़ादी की झोंपड़ी से ज्यादा अच्छा नहीं होता। रब्बी ने मेरी साहिल को हर किस्म की आसाइश और सहूलत फराहम कर रखी थी। वो एक तरह से सोने की तितलियों वाले पिंजरे में बंद थी। अतलसो कम ख्वाब पहनती, लालो जौहर खाती और पुरसुकून नींद सोती, लेकिन ये तमाम तर ऐश व आराम उसे कैद खाने के अंदर मुयस्सर था। लिहाजा उसकी अहमियत 2 कौड़ी से ज्यादा नहीं हो सकती थी। उसका जिस्म देखने में आज़ाद था, लेकिन इस आज़ाद जिस्म के अंदर कैद रूह दिखाई नहीं देती थी। बेडरूम का दरवाजा खुला और साहिल एक शाने बेनियादी से चलते हुए बाहर आ गई। उस शख्स ने निगाह उठाकर साहिल की तरफ देखा और बरामदे में एक तरफ हटकर उसे रास्ता दिया। साहिल आगे बढ़ी तो उस शख्स ने बेडरूम के दरवाजे को लॉक कर दिया। इस काम से फारिग होने के बाद वो खुद भी साहिल के पीछे चल पड़ा। उसके अंदाज में खास किस्म का एहतराम पाया जाता था। यूं महसूस होता था वो साहिल की चाकरी पर मामूर हो। दरवाजे को लॉक करने वाले उस शख्स के अमल ने मुझे खास जाविये पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी ये कमजोरी थी कि मैं बातनी आंख के तवस से जिस माहौल में दाखिल होता वहां उभरने वाली आवाजें नहीं सुन सकता था। जब साहिल ड्रेसिंग के सामने बैठी खुद को संवारने में मसरूफ थी और अचानक उसने चौंक कर पीछे देखा तो मैं फौरी तौर पर वहीं था। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे मुतवज्जो किया। यहाँ तक तो ठीक था, उस शख्स ने दस्तक देकर बाहर अपनी आमद की इतला दी होगी, लेकिन ये ख्याल साहिल ने दस्तक के जवाब में दरवाजा खोला था कतई दुरुस्त नहीं था।
अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि उस दरवाजे को अपनी मर्जी से खोलना या बंद करना साहिल के इख्तियार में हरगिज नहीं था। उसी शख्स ने दरवाजे को लॉक खोलने के बाद दस्तक दी होगी। जैसे साहिल बेडरूम से बाहर निकली, उस शख्स ने दोबारा दरवाजा लॉक कर दिया। इस हकीकत में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं हो सकती थी कि साहिल वहाँ एक मुअद्दद कैदी की हैसियत से रखी गई थी और जिस शख्स के साथ वो जा रही थी वो रब्बी के लिए इंतहाई काबिल भरोसा होगा, वरना साहिल को यूं बेडरूम से बाहर निकलने की इजाजत ना दी जाती और उससे भी कहीं बढ़कर तल अबीब की वो इमारत महफूज होगी जिसकी बालाई मंजिल के एक बेडरूम में साहिल को रखा गया था। मैं ये सब सोचते हुए उनके माहौल की उंगली पकड़कर चलता रहा और तसव्वुरात का ये ताकुब एक चक्करदार जीने पर जाकर ठहर गया। मज़कूरा जीना बालाई मंजिल को ज़ेरी मंजिल से मिलाता था। इस जीने के करीब मैंने 2 मुसल्लह अफराद को अटेंशन पाया। वो अपने लिबास और अंदाज़ो एतवार से अलर्ट सिक्योरिटी गार्ड्स दिखाई देते थे। मुझे यकीन था अगर उस जीने के अलावा भी कोई रास्ता बालाई और ज़ेरी मंजिल के दरमियान राब्ते का वसीला होगा तो वहाँ भी इसी नोयत का सख्त हिफाजती निज़ाम मौजूद होगा। दोनों गार्ड ने एक उचटती सी निगाह साहिल और उसके हमराही पर डाली और इस बात में सर हिला दिया। वो शख्स पहले जीने में दाखिल हुआ, उसके बाद साहिल ने चक्करदार जीने के स्टेप पर कदम रखा। ये सोचना सरासर हमाकत होती कि साहिल के आगे आगे जीना उतरने वाला शख्स गैर मुसल्लह होगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों ज़ेरी मंजिल पर पहुंच गए। इसी दौरान में जीने के ऊपरी हिस्से पर मुतय्यन दोनों गार्ड इंतहाई अलर्ट और मोहतात रहे थे। मैं भी चूंकि उनके माहौल का हिस्सा बनकर ज़ेरी मंजिल तक चला आया था, इसलिए मेरी बातनी आंख को बहुत दूर तक देखने का मौका मिला और मैं ये देखकर शशदर रह गया कि वो 2 मंजिला मुख्तसर सी इमारत एक वसी व अरीज इहाते के ऐन वस्त में बनी हुई थी। तामीर शुदा हिस्से और बाउंड्री वाल के दरमियान अच्छा खासा फासला मौजूद था। मैंने साहिल और उस शख्स के माहौल में रहते हुए हत्तल इम्कान दूरी तक निगाह दौड़ाई और यहाँ से वहां तक मुझे किसी बंदे बशर की शक्ल नजर न आई। ये बड़ी अजीब सी बात थी कि मेरी साहिल को महज 3 अफराद की निगरानी में उस इमारत की बालाई मंजिल पर कैद किया गया था। बात चूंकि अजीब थी इसलिए यकीन करने को दिल नहीं चाह रहा था और मैं ये सोचे बिना ना रह सका कि इमारत के ज़ेरी हिस्से में भी कुछ लोग खुफिया निगरानी के फराइज अंजाम दे रहे होंगे। ज़हन में मुख्तलिफ जोड़ तोड़ करते हुए मैं उनके ताकुब में जुदा रहा। मेरे अंदर बड़ी शिद्दत से ये सवाल उभर रहा था कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त इसराइल में लगभग शाम 6 बजे थे। ये दोपहर और शाम के दरमियान का वक्त था। चीज़ों के साए खासे तवील हो चुके थे और यूं महसूस होता था जैसे एक उदास रात करीब इस याते में उतरकर इस 2 मंजिला इमारत को अपनी आगोश में समेट लेगी। मैं वहां उभरने वाली आवाज़ों को अगरचे समाद नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे पुख्ता यकीन था इस अजीबो गरीब बंगले में मुहीब सन्नाटा तारी होगा। मैं उनके माहौल में भी था और मेरी तीसरी आंख किसी सर्च लाइट के मानिंद गिरदो पेश का तनकीदी जायजा भी ले रही थी और इसी जायजे के दौरान में मैंने एक नहायत ही अहम शय दरियाफ्त कर ली। वो इस बंगले का दाखिली गेट था। नीले रंग का वो गेट ना तो बड़ा था और ना ही छोटा, बस उसकी चौड़ाई इतनी थी कि एक किसी भी साइज की गाड़ी बासानी बंगले के अंदर दाखिल हो सके। गेट तक निगाह गई तो बाउंड्री वाल भी बड़ी वजह से नजर में आ गई। इस दीवार की ऊंचाई 10 फुट के करीब थी और इसके ऊपर खारदार तार की मखसूस बाड़ भी दिखाई दे रही थी। इस बाड़ की बनावट और लोकेशन को देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि हस्बे जरूरत मोहलक बनाने के लिए इसके अंदर करंट भी छोड़ दिया जाता होगा। निगाह उस खतरनाक बाउंड्री वाल से वापस आई तो नीले गेट पर जम गई। गेट इस वक्त बंद था और उसकी अंदरूनी जानिब कोई मुसल्ला या गैर मुसल्ला चौकीदार दिखाई नहीं दे रहा था। बैरूनी तरफ अगर कोई ऐसा शख्स मौजूद था तो मैं उसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। मुझे थोड़ी बहुत इस बात की उम्मीद थी कि वो शख्स साहिल को अपने साथ लेकर बंगले के बैरूनी गेट की समझ जाएगा, लेकिन जब उसने ऐसा कदम नहीं उठाया तो मजबूरन मुझे ताकुब का जाविया दुरुस्त करते हुए उनके माहौल का हिस्सा बनना पड़ा। वो दोनों नपे तुले कदम उठाते हुए गेट के मुखालिफ समत में इमारत की अकबी जानिब बढ़ने लगे। साहिल के अंदाज में एक एतमाद शामिल था। यूं महसूस होता था ये उसका पहला तजर्बा ना हो बल्कि वो पहले भी इस शख्स की मुय्यत में इधर आ चुकी हो। मैं बकौल किसे सांस रोके अपने मकसद से चिपका रहा। ये दमसाद कर मंजिल तक पहुंचने का तरीका था। थोड़ी देर बाद मुझे खुशनुमा पार्क दिखाई दिया। ये पार्क इमारत की अकबी समत में वाक़ था। पार्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगे हुए थे जिनमें ज्यादा तादाद फूलदार पौधों की थी और दिल खुशकुन बात यह थी कि इन पौधों में नूर बनूर रंग और बरंग फूल खिले हुए थे। वो पार्क किसी गार्डन का मंजिर पेश करता था जिसकी फजा को फूलों की खुशबू ने यकीनन मुअत्तर कर रखा होगा। मैं इन खुशनुमा और दिल खुश फूलों से उठने वाली महक को सूंघ नहीं सकता था, लेकिन मुशाहिदाती निगाह मुझे बता रही थी इस गार्डन नुमा पार्क की फजा भीनी भीनी खुशबू से महक रही होगी। साहिल दिल नशी फजा वाले पार्क में दाखिल होगी। उसके साथ ही चूंकि इस रोमांटिक माहौल में उसकी खम नशीनी का अहल नहीं था, इसलिए वो पार्क के बाहर ही रुक गया। साहिल जैसी नाज़नैन की खम नशीनी कोई आसान बात नहीं थी। वो खरामा चलते हुए पार्क के गोशे में पहुंची और वहां मौजूद एक बेंच पर बैठ गई। फिर वो बड़े दिल अवेज अंदाज में महकते हुए फूलों को देखने लगी।
इस पार्क में थोड़े थोड़े फासले पर बड़ी आरामदेह बेंचें भी नस्ब थी, जिनकी तैयारी और तनसीब से शायराना रंग झलकता था। यूं महसूस होता था इस काम के लिए बाकायदा किसी आर्टिस्ट की खिदमत हासिल की गई हूँ। इन लम्हात में साहिल मुझे बहुत मासूम भोली भाली लगी। उसके हुस्न में खास किस्म की कशिश पाई जाती थी। मेरे दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश उभरी कि काश मैं भी इस वक्त साहिल के पहलू में बैठा होता। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि वो थोड़ा और इंतजार करे। वो दिन दूर नहीं जब साहिल मेरी दस्तरस में होगी। मैं चंद दिन तल अभी पहुंचने वाला था और जहां साहिल को रखा गया था उस इमारत का एक एक नक्श मैंने अपनी यादाश्त में कुंदा कर लिया। बस अब सिर्फ इतना मालूम करना था कि मज़कूरा इमारत तल अबीब में कहां पर वाक़ है। फिर मुझे साहिल तक पहुंचने से कोई ताकत रोक ना सकती थी।